Hello friends, welcome to Narendra IAS. Today we will discuss about एक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय चुनाव फंडिंग प्रणाली के बारे में। यह एडिटोरियल द हिंदू से लिया गया है और इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक शक्तियाँ लोकप्रियता के आधार पर या जनता की स्वीकृति से प्रवाहमान होती हैं, जिसे कि चुनावों के परिणामों से जाना जाता है। हालांकि व्यवहार में ये प्रणाली अक्सर कई कारकों से विकृत होती हैं, जिनमें वित्तीय शक्तियाँ सबसे प्रमुख होती हैं। इस कारण राजनीतिक दल अपने मतदाताओं की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि उन्हें चुनाव हेतु वित्त उपलब्ध कराने वालों के अनुसार नीति बनाते हैं। इसके अलावा सरकार ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA 1976, कंपनी अधिनियम 2013 में कई कानून बदलाव लाए हैं, जो चुनावों में गुमनाम कॉरपोरेट फंडिंग के प्रभावों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक पारदर्शिता की कमी चिंता का कारण है और चुनावी बॉन्ड ने इस स्थिति को और ख़राब कर दिया है। पिछले कुछ समय में हुए बदलाव S3 भारत की चुनाव फंडिंग प्रणाली में अधिक समस्या पैदा हो गई हैं, जिससे ऐसे हित समूह जिनके पास धन बल है और राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। भारत की चुनावी फंडिंग प्रणाली से संबंधित मुद्दे को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या है। सन 2017 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत ने बिना नाम या पहचान जारी किए गए हजारों करोड़ दान देने के लिए नया मार्ग खोल दिया है। और देखते हैं आगे के फ्रेंड्स। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक SBI के माध्यम से केवल सत्ताधारी पार्टी के पास चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए जा रहे हैं सभी दान का पूरा लेखा जोखा होता है। आगे अगला पॉइंट्स। संसद, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के पास ये जानकारी नहीं है और न ही जनता को। वास्तव में चुनावी बॉन्ड कंपनियों, धनी व्यक्तियों का दान करता और विदेशी संस्थाओं को अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक मतदाता एक वोट के सार्वभौमिक मताधिकार कमज़ोर करता है। FCRA 1976 में संशोधन को देखते हैं अब। वर्ष सन 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में पंजीकृत दो कंपनियों से अवैध रूप से चंदा स्वीकार करने के दोषी थे, लेकिन उन कंपनियों के नियंत्रक शेयरधारक एक विदेशी कंपनी थी। वर्ष सन 2016 में एवं सन 2018 में सरकार ने इससे जुड़े उल्लंघनों को पूर्व या व्यापी रूप से वैध बनाने के लिए वार्षिक वित्तीय विधेयकों के माध्यम से FCRA में संशोधन किया है। संशोधनों के अनुसार पहले विदेशी कंपनियां या ऐसी कंपनियां जिनकी मूल कंपनियां विदेश में स्थित हों वे दान नहीं कर सकती थीं, किंतु संशोधन के पश्चात वे ऐसा कर सकती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार इससे भारत में राजनीतिक दलों को अनियंत्रित विदेशी वित्तीय पोषण की अनुमति मिल जाती है, जिससे भारत की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। साथ ही भारत की नीतियां विदेशी कंपनियों से प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी अधिनियम सन 2013 में संशोधन को देखते हैं कि वर्ष सन 2017 के वित्तीय विधेयक ने राजनीतिक दलों को प्राप्त दान को अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत घोषित करने की आवश्यकता को दूर करने के लिए कंपनी अधिनियम सन 2013 की धारा 182 में संशोधन किया। पहले केवल लाभ कमाने वाली घरेलू कंपनियां ही राजनीतिक दलों को योगदान दे सकती थीं, अब घाटे में चल रही कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे की अधिकतम सीमा 7.5% को हटा दिया है। इसके संशोधन के साथ ही कंपनियां कोई भी राशि दान के लिए स्वतंत्र है एवं किसे दान किया गया है इसे घोषित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि आरटीआई प्रभाव को रद्द करना कैसे रद्द किया जाता है। वर्ष सन 2005 का सूचना अधिकार आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी जाने वाली जानकारी तक पहुंच को आसान बनाता है। भले ही राजनीतिक दल सूचना के अधिकार आरटीआई के दायरे में आते हों, लेकिन उपयुक्त परिवर्तनों के कारण पारदर्शिता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे की रहा क्या हो। चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, लेकिन यह पारदर्शिता और जवाबदेही को पूर्ण बनाए रखने के लिए इसके पूर्ण और वास्तविक समय में प्रकटीकरण का आदेश दे सकता है। और देखते हैं इसके नैतिक दायित्व क्या हैं। कंपनियां और राजनीतिक दल नैतिक दायित्व को समझते हुए स्वेच्छा से प्राप्तकर्ताओं और दानकर्ताओं की पहचान का खुलासा कर सकते हैं, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाल ही में किया है। और देखते हैं फ्रेंड्स कि राज्य द्वारा चुनावों का वित्तीय पोषण कैसे होता है कि कई उन्नत देशों में चुनावों का सार्वजनिक रूप से वित्तीय पोषण किया जाता है। इससे समानता के सिद्धांत सुनिश्चित होते हैं और सत्ता प्रश्न एवं पक्ष विपक्ष के बीच संसाधनों की आपूर्ति में बहुत अंतर नहीं रहता है। द्वितीय एआरसी दिनेश गोस्वामी समिति और कई अन्य ने भी चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तीय पोषण की सिफारिश की है। इसके अलावा जब तक चुनावों को सार्वजनिक रूप से वित्तीय पोषित नहीं किया जाता है, तब तक राजनीतिक दलों के वित्तीय पोषण योगदान पर सीमाएं लागू की जा सकती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि नागरिक संस्कृति की ओर क्या है। भारत लगभग 75 वर्षों से लोकतंत्र के रूप में अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। अब सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए मतदाताओं को स्वयं जागरूक होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को खारिज करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि निष्कर्ष क्या हो। फ्रेंड्स, प्रत्येक वोट समान रूप से मूल्यवान नहीं है। यदि कंपनियां छिपे हुए दान के माध्यम से नीतियों को प्रभावित कर सकती है, इस व्यवस्था का विजेता सत्तारूढ़ दल होता है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। हारती है जनता। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का प्रश्न क्या है जो हमने अध्ययन किया है, तो ये हमारे किस लिए प्रयोग हो सकता है। तो देखते हैं कि भारत के चुनावी फंडिंग प्रणाली में हाल के बदलावों ने और अधिक कंपनियां पैदा की हैं। इससे ऐसे समूह जिनके पास धन बल है राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा कीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फ्रेंड्स।